जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारी इस इतिहास की श्रृंखला में। देखो, पिछले वीडियो में हमने सातवाहनों के बारे में चर्चा कर ली थी और आपको ये बताया गया था कि सातवाहन लास्ट में जाके जो सातवाहनों का शासन था वो लास्ट में जाके कई भागों में बढ़ जाता है। और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक तो विदर्भ वाला क्षेत्र था, वहाँ वाकाटक वंश का शासन शुरू हो जाता है। और दक्षिणी महाराष्ट्र था, वहाँ आभीर वंश शुरू हो जाते हैं। और आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे इक्ष्वाकु आ जाते हैं। और कर्नाटक के अंदर कदम वंश आ जाता है। यहाँ तक मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था और हम इससे आगे बढ़ने जा रहे हैं आज। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लेना ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वाकाटक वंश। तो देखो, वाकाटक वंश की बात करते हैं। ये वाकाटक वंश का जो सबसे पहले था विंध्य शक्ति शासक था पहले। उसके बाद प्रवरसेन प्रथम आता है, फिर रुद्रसेन आता है, पृथ्वीसेन आता है, फिर प्रवरसेन द्वितीय आता है और फिर पृथ्वीसेन द्वितीय आता है। आपको इन सबके नाम याद नहीं रखने। जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनकी हमने यहाँ चर्चा की है और उनकी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो याद रखनी है और बाकी ये को ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ये क्रम बनाने के लिए आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे शुरू करते हैं, वाकाटक वंश की बात करते हैं। देखो, होता क्या है कि वाकाटक राजवंश की स्थापना लगभग 255 ईस्वी के आसपास विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। और ये जो विंध्य शक्ति थी, इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार विदर्भ के स्थानीय शासक हुआ करते थे। होता क्या था कि सातवाहनों का जो शासन था ना, उस टाइम पे विदर्भ के अंदर इनके पूर्वज स्थानीय शासक हुआ करते थे। और जब लास्ट में जाके सातवाहनों का विघटन होता है, कमजोर हो जाते हैं वहाँ के शासक, तो ये अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं और स्वतंत्र करके विदर्भ में वाकाटक वंश अपना राज्य स्थापित कर लेते हैं, दक्षिण महाराष्ट्र में आबिर वंश अपना राज्य स्थापित कर लेता है, आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु आ जाते हैं, अपना राजवंश स्थापित कर लेते हैं, और कर्नाटक के अंदर कदम वंश अपना राज्य स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या थे? सातवाहनों के अधीन बरार के स्थानीय शासक हुआ करते थे पहले। ठीक है, अब क्या होता है, विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम आता है। प्रवरसेन प्रथम शासक हुआ था और वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। सम्राट के मतलब पहले अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित नहीं करते थे, और ये ऐसा शासक था जिसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करके सम्राट की उपाधि धारण की थी। ठीक है, वाकाटकों की बात है ये। वाकाटक वंश में प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, जिसके अंदर एक प्रधान शाखा और एक बाह्य शाखा, प्रधान शाखा और बाह्य शाखाएं कहलाती हैं। ठीक है, दोनों शाखाएं समांतर रूप से चलती रहती हैं और अपना शासन करती रहती हैं। प्रधान शाखा के जो प्रमुख थे उसमें रुद्रसेन प्रथम थे, प्रभावती गुप्त, संरक्षक प्रवरसेन द्वितीय आदि थे। ठीक है, ये कोई ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है आपकी। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ किया था। देखो, जो गुप्त काल पढ़ेंगे उसके अंदर चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा, उसने अपनी पुत्री का विवाह, किसका? प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश था रुद्रसेन द्वितीय इसके साथ किया था। ठीक है, अब उसके बाद में देखो आगे, वाकाटकों का राज्य गुप्त व शक राज्यों के बीच में था। वाकाटकों का जो राज्य था वो कहाँ, किसके बीच में था? गुप्त और शकों के बीच में था। किसके बीच में था? गुप्त और शकों के बीच में। अगर इसको आप मैं ऐसे आगे चल के मैप में समझा दूंगा कि ये गुप्त कहाँ पे थे, ऐसे ऊपर गुप्त थे और इधर शक थे, और ये फिर वाकाटकों का बीच में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आगे, चूंकि इसमें दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन आते थे, प्रभावती ये कोई कम की नहीं है आपकी बात में। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसके कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठते हैं और पृथ्वीसेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक हुआ था। उसका बाह्य शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। ठीक है, बाह्य शाखा हरिसेन के हाथों में चली जाती है। उसके बाद में और थोड़ा आगे चलते हैं, वाकाटक वंश की कला और साहित्य के बारे में बात कर लेते हैं। वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की थी। किसने? प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध की रचना की थी। ये पॉइंट ध्यान रख लेना। प्रवरसेन द्वितीय थे, वाकाटक वंश के राजा थे, प्रवरसेन द्वितीय, और उन्होंने सेतुबंध की रचना की थी। फिर सर्वसेन ने हरिविजय नामक एक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ लिखा था। किसने? सर्वसेन ने। और आगे चलें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया था। कौन? कालिदास। ये कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे, और उन्होंने उनके सेतुबंध का संबोधन किया था। विद्रव शैली में उनका अपना काव्य मेघदूत भी लिखा था। अब वाकाटक के नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत यादवसेन ने नैना कुठारपन्ना के मंदिर का निर्माण किया था, नचना के अंदर। ठीक है, उसके अंदर अजंता का 16 और 17वां गुहा विहार, 19वें गुहा चित्ते का निर्माण वाकाटकों के शासनकाल में ही हुआ था। देखो, ये चित्ते और विहार क्या है?
गुहा विहार, गुहा चैत्य। चैत्य एक जगह है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु पूजा क्या करते हैं, विहार जहाँ भिक्षु निवास स्थान था, निवास स्थान को क्या कहते हैं, विहार, और चैत्य को पूजा स्थल, पूजा का जो ग्रह होता था ना उसको चैत्य कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद में देखो वाकाटक वंश कंप्लीट होता है, इतना ही जानना है इसके बारे में। हम चेदी वंश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चेदी राजवंश, अशोक की जो मृत्यु होती है उसके उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईस्वी में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हो जाता है। देखो आपको पता है कलिंग पर अशोक ने अपना अधिकार कर लिया था और कलिंग युद्ध के बाद में उनका हृदय परिवर्तन होता है, लेकिन उसके बाद अशोक की मृत्यु हो जाती है, तब कलिंग के ऊपर फिर चेदी वंश का राजवंश स्थापित हो जाता है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ये हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है, जो भुवनेश्वर उड़ीसा में मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलती है जानकारी। खारवेल वंश, खारवेल इस वंश का प्रतापी शासक हुआ था। किसका, चेदी वंश का खारवेल प्रतापी शासक हुआ था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। कौन, खारवेल। और खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। इसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ियों के अंदर गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने उदयगिरी की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था, खारवेल ने। चेदी राजवंश के राजा खारवेल ने करवाया था। और ये किसको समर्पित थी, जैन धर्म को समर्पित थी। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं, भारत के यवन राज्यों की बात करते हैं। देखो इससे समझने के लिए मैं आपको शुरुआत में मैंने आपको ये बताया था कि भारत मौर्योत्तर काल के अंदर मौर्यों के पतन के बाद में भारत के ऊपर दो प्रकार के शासकों का राज्य स्थापित हो जाता है। एक तो जो भारत के अंदर विदेशी आए थे उनका, और एक जो भारत के स्थानीय शासक थे उनका। स्थानीय शासकों के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन थे, और उनका क्रम भी मैंने बता दिया था, और सातवाहन तक वो क्रम मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, और सातवाहनों का जो पतन होता है उसके बाद में मैंने ये बता दिया था कि विदर्भ के अंदर वाकाटक आते हैं, दक्षिण महाराष्ट्र में आबिर आते हैं, और इक्ष्वाकु आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में कदम वंश आ जाता है। ठीक है, हम आगे चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे। दूसरी साइड वाली दूसरी जो शाखा थी उसमें क्या होता है कि विदेशी आक्रमण होते हैं भारत के ऊपर। विदेशी आक्रमणों के अंदर किस किस का आक्रमण पहले होता है, उसके अंदर हिंदू यूनानी पहले आते हैं, फिर शक आते हैं, फिर पहलव आते हैं, और फिर कुषाण आते हैं। हिंदू यूनानी, शक, पहलव और कुषाण आते हैं। ठीक है, और ये जो स्थानीय शासक थे, स्थानीय शासकों के अंदर भी क्रम बताया था, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ अगर ध्यान नहीं है तो आपको। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले मैंने बताया था वर्धर्थ, ये मौर्य काल का अंतिम शासक था। वर्धर्थ को हराते हैं पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने हरा के इसको और शुंग वंश की स्थापना की थी। तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है यहाँ, शुंग वंश आ रहा है। शुंग वंश आ रहा है। शुंग वंश के बाद में क्या होता है, कण्वंश आता है। कण्वंश के बाद में सातवाहन वंश आता है। कौन आता है, सातवाहन। तो ये क्रम कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ये क्रम याद रखना आपको। जो विदेशी आक्रमण हुए थे उसमें उनका क्रम था हिंदू यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। और जो स्थानीय शासक थे, ये स्थानीय शासकों का जो क्रम है वो है सबसे पहले शुंग वंश, फिर उसके बाद में कण्वंश, और उसके बाद में सातवाहन वंश। ठीक है, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं विदेशी आक्रमण जो हुए थे भारत के ऊपर मौर्योत्तर काल के अंदर, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आक्रमण करते हैं हिंदू यूनानी, फिर शक, पहलव, कुषाण, ये करते हैं। ये क्रम है इनका, और इसी क्रम से हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। चलो देखते हैं। पहले करते हैं हिंदू यूनानियों की बात करते हैं। हिंदू यूनानियों की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या देखो, सेल्यूकस निकेटर, पता चल गया होगा सेल्यूकस निकेटर, ये क्या होते, सिकंदर के सेनापति थे। सेल्यूकस निकेटर पश्चिम तथा मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य का निर्माण करते हैं, और एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में ये अनेक स्वतंत्र प्रांतों में बढ़ जाता है। उसके बाद में क्या होता है, डियोडोटस प्रथम बैक्टीरिया नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं, और ये क्या करते हैं, फिर भारत पर आक्रमण करते हैं। कौन, डियोडोटस, ये भारत पे आक्रमण करते हैं। तो ये बस आपको क्रम बताने के लिए है, इसमें कुछ भी याद रखने वाली जरूरत नहीं है आपको। डियोडोटस क्या करते हैं, भारत पे आक्रमण करते हैं, और यहीं से हिंदू यूनानियों का प्रथम आक्रमण होता है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं थोड़ा आगे कि भारत के ऊपर जो आक्रमण करने वाले व्यक्ति थे वो कौन कौन थे। डियोडोटस प्रथम था, डियोडोटस सेकंड थे, यूथेडेमस थे, डेमेट्रियस थे, मिंडार थे, हर्मिक। इनके अंदर ये भी कोई जरूरी नहीं आपको याद रहना, कोई जरूरी नहीं। मिंडार थोड़ा सा महत्वपूर्ण, उसको देख लेना। उसके बाद में देखो 190 BC की बात है, डेमेट्रियस ने अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध पर कब्जा कर लिया था, और अपनी राजधानी बनाया सियालकोट को, सियालकोट को राजधानी बनाया। उसके बाद अगला जो आक्रमणकारी था वो कौन था, मिंडार था, जिसको मिलिंद भी बोल दिया जाता है। सबसे प्रतापी हिंदू यूनानी बैक्टीरियन यूनानी शासक था, और नागसेन नागार्जुन राव बौद्ध धर्म की दीक्षा ली गई थी इसके द्वारा। मिलिंदो में मिलांडा नागसेन के प्रथम प्रश्न, और इनके ये कोई जरूरी नहीं है, नागसेन के बीच में इन्होंने वार्ता की थी, उन प्रश्नों का और उत्तरों का इसमें वर्णन दिया गया, कोई काम का नहीं है।
हम यहाँ बात करते हैं यूनानी आक्रमण का भारत पे प्रभाव क्या पड़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रभाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना पड़ेगा क्या प्रभाव पड़ता है। देखो यूनानियों के आक्रमण की वजह से भारत के अंदर क्या क्या प्रभाव होते हैं। इन्होंने सबसे पहले, यूनानियों ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन है? यूनानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है, आ भी चुका है, और इसमें कंफ्यूजन होता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले तो कौन थे? यूनानी थे। और शुद्ध रूप से सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे? कुषाण थे। कौन थे? कुषाण थे। आगे आएगा, बता भी दूंगा, यहाँ भी मैंने बता दिया। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे? यूनानी। शुद्ध रूप से सोने के सिक्के जारी करने वाले कुषाण थे। ठीक है, सर्वाधिक शुद्ध रूप से। अब बात करते हैं सिक्कों पर इन्होंने शासकों के नाम लिखने की परंपरा शुरू की। और भारत में हेलोनिटिक्स कला, जो जिसको हम गांधार कला भी बोल देते हैं, इसका आरंभ भी यूनानियों की वजह से ही भारत में होता है। ठीक है, गांधार कला का बेस यूनानी आक्रमणी है। होता क्या है, भारत में पर्दे का जो प्रचलन है वो भी यूनानियों ने ही किया था। पर्दे का प्रचलन यूनानियों ने किया था, और उस पर्दे को क्या कहते थे? यवनिका। यवनिका, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, पर्दे को क्या कहते हैं? यवनिका। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो शक की बात करते हैं। ये मैंने क्रम बता ही दिया था आपको कि सबसे पहले हिंदू यूनानी, फिर शक, उसके बाद में पार्थेय पहलव के बाद में कुषाण आते हैं। बस उसी क्रम से पढ़ रहे हैं, और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हीं को देख रहे हैं हम। आगे चलते हैं। देखो इसको शक की बात करते हैं। यूनानियों के बाद मध्य एशिया में 5 शाखाएं आती हैं। 5 शाखाएं आती हैं, भारत पर आक्रमण करती हैं। 5 शाखाएं। अब उन 5 शाखाओं में से 4 शाखाएं भारत पर आक्रमण करती हैं अलग अलग स्थानों पे, शकों की, और एक अफगानिस्तान में चले जाता है। देखो ये दे रखी है यहाँ पे। मध्य एशिया से कौन आते हैं? 5 शाखाएं। प्रथम शाखा अफगानिस्तान चलती है। 4 शाखाएं थी वो भारत में आती हैं। भारत के अंदर उत्तरी क्षेत्र में जाती हैं, पश्चिमी क्षेत्र में। जो उत्तरी क्षेत्र में है वो तक्षशिला पे आक्रमण करती हैं, एक मथुरा में, एक नासिक और एक उज्जैन में। ठीक है, देखो शक कहाँ आ रहे हैं भारत के अंदर? तक्षशिला में, मथुरा में, नासिक में, उज्जैन में। ठीक है, इनकी 5 शाखाएं थी जिन्होंने आक्रमण किया था, और हिंदू यूनानियों को पराजित करके इनके स्थान पे इन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। और भारत के अंदर तक्षशिला के अंदर आई एक शाखा, फिर मथुरा में एक शाखा, और नासिक में एक शाखा, उज्जैन में एक शाखा। जो उज्जैन वाली शाखा थी वो सबसे प्रमुख शाखा थी इनकी, और इनके अंदर जो प्रमुख उज्जैन वाली शाखा का जो प्रमुख शासक था वो था रुद्रदामन। ठीक है, रुद्रदामन इनका प्रमुख शासक था। देखो पढ़ते हैं मथुरा के जो शासक थे, पहले इनके बारे में देख लो। इसकी 4 शाखाएं बता दी मैंने, मथुरा में थी, उज्जैन में थी, और मथुरा थे, उज्जैन में थी, और यहाँ पे देखो ये नासिक है और तक्षशिला में है। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं हम मथुरा के जो शासक है उनकी बात करते हैं। मथुरा का प्रथम शासक राजुल और राहुल नाम का था, जबकि अन्य महत्वपूर्ण शासक सोडास था। इसका कोई जरूरी नहीं है। जैन ग्रंथ कालकाचार्य कथानक के अनुसार मथुरा के शक पहले मालवा क्षेत्र में रहते थे, और 57 ईस्वी पूर्व के आसपास उज्जैन के शासक विक्रमादित्य को इन्होंने पराजित किया था। और थोड़ा आगे चले तो नासिक के देखो तो इसके नाम थे छैरात शक, कोई प्रमुख शासक का नहीं पहनता, और गौतमीपुत्र शासकों ने इसकी हत्या कर दी गई थी, कोई काम का नहीं है। उज्जैन के शासकों की बात करते हैं। उज्जैन के शक शासक कौन थे? उज्जैन के शक शासकों का अन्य नाम कादम शक कहते हैं इनको, और इनके जो शासक थे उसमें प्रथम तो चष्टन था, महत्वपूर्ण रुद्रदामन था। उज्जैन के जो शासक थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण रुद्रदामन है, इसी के बारे में हमें चर्चा करनी है, और बाकी कोई काम की नहीं है। रुद्रदामन के देखो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? रुद्रदामन की ये जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, गिरनार के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। ये जूनागढ़ अभिलेख है, संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है। संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख कौन है? जूनागढ़ अभिलेख है। और रुद्रदामन ने ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। रुद्रदामन ने ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। और निर्माण किसने करवाया था इसका? रुद्रदामन इसका पुनर्निर्माण करवाते हैं। निर्माण होती है चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य मैंने बताया था आपको, चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसका निर्माण होता है, फिर अशोक ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, और रुद्रदामन ने इसका फिर पुनः निर्माण करवाया। ठीक है, उसके बाद में ये देखो नोट दिया है इसके अंदर। मालवा के शकों के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था, जिसमें गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मारकर प्रथम मालवा क्षेत्र के युवाग्र शैली में चांदी के सिक्के चलाए थे। कोई काम का नहीं है। आगे चलते हैं। देखो हमने ये बात कर ली, यूनानी आगे, हिंदू यूनानी आगे, उसके बाद में शक आए। शकों के अंदर महत्वपूर्ण शासक रुद्रदमन की चर्चा कर ली। उसके बाद में पार्थेय या पल्लव आते। पार्थेय को या पल्लव को, एक ही बात है। पार्थेय पल्लव आते। पार्थेय पल्लव की बात करते हैं। ये मूल रूप से ये पार्थेय ईरान के निवासी थे। सबसे शक्तिशाली शासक इसमें गोंडो फर्निस था। उन्होंने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाई थी। ठीक है, सेंट थॉमस नामक पादरी ईसाई प्रचार करने के लिए आया था। इसी समय भारत आया था। किसके समय? इनके समय। और कालांतर में सेंट थॉमस के मद्रास में इसके समीप स्थित मलयापुर के अंदर, मलयापुर स्थान है, वहाँ पे इसकी हत्या कर दी गई थी।
पार्शियन राजाओं के सिक्कों पर धर्मीय उपाधियां उत्कीर्ण मिलती हैं। पहले राज्य का अंत कुषाणों ने किया था और ये पहला है, इनका अंत करते हैं कुषाण। अब देखो ये हैं कुषाण, थोड़े ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन सबसे कुषाण। इनके बाद में क्या होता है, पहलुओं की जगह फिर कौन आते हैं, कुषाण आते हैं। अब हम कुषाणों की चर्चा कर लेते हैं। क्रम आपको फिर याद रखना है, हिंदू यूनानी, इनके जगह फिर शक आते हैं, शकों की जगह पार्थेय पहलू आते हैं और इनकी जगह फिर आते हैं कुषाण। और कुषाण के बाद में फिर गुप्त साम्राज्य आ जाएगा। आगे चलें, देखो कुषाणों की बात कर लेते हैं। कुषाणों को युची भी कहते हैं और तोखरी भी कहते हैं, ठीक है। इनके अंदर ये शासकों का क्रम है, कुजुल, कडफिसेस, विम, कडफिसेस, कनिष्क, वासुदेव। कनिष्क को ध्यान रखना है, कनिष्क को ध्यान रखना है, बस महत्वपूर्ण शासक यही है, बाकी इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और चर्चा कर लेंगे अभी। देखो प्राचीन चीन का युची कबीला था, प्राचीन चीन का एक युची कबीला था, उसकी 5 शाखाएं थी, उनके अंदर एक थी कुषाण, ठीक है। कौन थी, कुषाण, तो ये चीन से आई हुई है, ठीक है। संस्थापक है इसके कुजुल कडफिसेस है। कौन है, कुजुल कडफिसेस है। और इन्होंने तांबे के सिक्के चलाए थे, तांबे के सर्वाधिक सिक्के चलाए थे। इनकी जो राजधानी थी, पहली राजधानी इनकी पेशावर थी और दूसरी मथुरा थी। कौन सी थी, मथुरा थी दूसरी। आगे चलें तो और थोड़ा सा विम कडफिसेस की बात करें। भारत में श्रवण सिक्के चलाए थे। शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृतियां इनके ऊपर सिक्कों पे होती थी और ये शैव धर्म के अनुयायी थे। कौन, विम कडफिसेस शैव धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने उपाधि धारण की थी, वो महेश्वर की उपाधि धारण की थी। और थोड़ा आगे चलें तो कनिष्क की बात करते हैं। ये महत्वपूर्ण शासक है, इसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ेगा। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक है। राज्य अभिषेक इनका होता है 78 AD के अंदर और शक संवत का आरंभ यहीं से होता है। इन्होंने शक संवत का आरंभ किया था और भारत का ये औपचारिक संवत है, भारत सरकार का यही औपचारिक संवत है। इन्होंने उपाधि धारण की थी देवपुत्र की। किसकी, देवपुत्र की। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण काम किए थे। कनिष्क का साम्राज्य देखो कहाँ कहाँ तक था, उत्तर भारत और मध्य एशिया में था, ठीक है। चीनी सेनापति पेंचाओ ने इनको हराया था। मगध में अशोक, बुद्ध का भिक्षापत्र, ये सब देखो। आगे चलते हैं, कोई काम की नहीं। कनिष्क और धर्म की बात करते हैं, कनिष्क के धर्म की बात करते हैं। कौन सा धर्म था, देखो होता क्या है, बौद्ध धर्म का महायान शाखा है, वो यहीं से शुरुआत होती है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा कनिष्क के समय से शुरुआत होती है और ये महायान शाखा के अनुयायी हो जाते हैं। होता क्या है, कुंडवलन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन करवाते हैं। उस बौद्ध संगति के अध्यक्ष बनते हैं वसुमित्र और इसका परिणाम क्या होता है, बौद्ध संगति का हीनयान महायान स्पष्ट विभाजन हो जाता है। बौद्ध धर्म का विभाजन होता है हीनयान और महायान शाखा के अंदर। बौद्ध धर्म का क्या होता है, विभाजन हीनयान और महायान शाखा के अंदर, ठीक है। भारत में महायान संप्रदाय 2 शैलियों में कुछ प्रतिमाओं का निर्माण और पूजा शुरुआत होती है। गंधार और मथुरा कला 2 शैली हैं, इनके अंदर मूर्ति कला का प्रारंभ होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बौद्ध संगति है, मैंने ये बताया कि ये चौथी बौद्ध संगति थी, ये चौथी बौद्ध संगति थी जो कनिष्क के समय होती है। इससे पहले 3 बौद्ध संगतियाँ हो चुकी हैं और उनको मैंने बता भी दिया था आपको। अगर नहीं जाना है तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। देखो पहली जो बौद्ध संगति होती है वो राजगृह में होती है, राजगृह में होती है, ठीक है। इसका जो अध्यक्ष बना था वो बना था महाकश्यप, महाकश्यप, ठीक है। शासक कौन था इस टाइम पे, अजातशत्रु था। कौन था, अजातशत्रु। अब ये अजातशत्रु किस वंश से आता था, हर्यक वंश से आता था, हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश। अब इस बौद्ध संगति के अंदर 2 महत्वपूर्ण काम होते हैं, मैंने ये बताया था आपको। 2 महत्वपूर्ण काम होते हैं, कौन कौन से, सूत पिटक और विनय पिटक, इनकी रचना हुई थी। सूत पिटक और विनय पिटक की, ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, सूत पिटक और विनय पिटक। उसके बाद में जो दूसरी बौद्ध संगति है वो होती है वेश्याली में। कहाँ होती है, वेश्याली के अंदर। इस समय इस बौद्ध संगति की अध्यक्षता करने वाले कौन थे, साबकमीर। कौन थे, साबकमीर। ये याद रखने पड़ेंगे आपको। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में, अध्यक्ष महाकश्यप, शासक अजातशत्रु, सूत पिटक विनय पिटक की रचना। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में, अध्यक्ष साबकमीर और शासक कौन था, कालाशोक। कौन था, कालाशोक। जब कालाशोक पढ़ाया उस टाइम बताया था मैंने। और इसके समय शासक कौन थे, कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगति के समय कालाशोक शासक थे। और ये किस वंश से आते थे, ये शिशुनाग वंश से आते हैं। किससे आते हैं, शिशुनाग वंश से, ठीक है। उसके बाद वो तीसरी जो बौद्ध संगति थी वो तो सबको याद होगी, वो हुई थी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। इस समय इसके जो अध्यक्षता करने वाले कौन थे, मोगलीपुत्तिस थे, मोगलीपुत्तिस, ठीक है। इस मोगलीपुत्तिस ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब शासक तो सबको पता है कौन थे, अशोक महान। अशोक इस समय कौन थे, सम्राट थे। और यहाँ महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है, अभिधम्म पिटक की रचना, अभिधम्म पिटक। अब बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ हो गए ना, कौन से, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक।
ये सूत पिटक विन्य पिटक की रचना होती है प्रथम बोध संगति में, और तीसरी में होती है अभिधम पिटक की रचना। ठीक है, चौथी बोध संगति अभी बताई दी मैंने। चौथी बोध संगति कब होती है? ये कश्मीर गोंडवाना में। ठीक है, किसके समय? कनिष्क। कौन सा वंश है इसका? कुषाण। ठीक है, अध्यक्षता कौन करते हैं? वसुमित्र। अध्यक्षता कौन करते हैं? वसुमित्र। ठीक है, अब यहाँ काम कौन सा हो रहा है? महत्वपूर्ण काम यहाँ भी होते हैं। कौन सा? बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, एक तो हीनयान, एक महायान। महायान, अब इनमें अंतर समझो क्या है। हीनयान क्या है? रूढ़िवादी एक तरह से, ये अपने परंपरागत रूप से जो धर्म के नियम है उन्हीं पे चलता है। महायान थोड़ा उदारवादी हो जाता है और मूर्ति पूजा शुरुआत हो जाती है। तो आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महायान शाखा की शुरुआत किस शासक के समय से होती है? तो ये किसके समय से हो रही है? कनिष्क के। ठीक है, क्योंकि इन्होंने चौथी बौद्ध संगति बुलाई है और यहीं से बौद्ध धर्म के दो विभाजन होते हैं। तो महायान और महायान शाखा का क्या था? अन्याय था। कनिष्क किसको? महायान शाखा को ही मानते थे। ठीक है, यहाँ तक ये बात कंप्लीट हो गई। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको दो मूर्तिकला की बात की थी, मूर्तिकला की जो शैली है उनकी बात की थी। एक तो गांधार शैली है, एक मथुरा शैली है। गांधार और मथुरा शैली चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में। देखो, गांधार शैली क्या है? इंडो ग्रीक शैली भी कहते हैं इसको, ग्रीक बुद्धिस्ट शैली या यूनानी रोमन शैली भी कह सकते हैं इसको। इस शैली का जो प्रमुख केंद्र था वो गांधार था। गांधार पड़ता है, गांधार का अभी पाकिस्तान में पड़ता है। इसे गांधार शैली भी कहा जाता है। गांधार में पड़ता है, गांधार शैली भी कह सकते हैं इसको। इस शैली में मुख्यतः बुद्ध व बौद्धित्व की मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। बुद्ध व बौद्धित्व से संबंधित जो मूर्तियां थी वो बनती थी इसमें। गांधार कला शैली में निर्मित बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो की नकल प्रतीत होती हैं। जैसे यूनानी देवता थे अपोलो की जिस प्रकार की मूर्ति हैं उसी प्रकार की यहाँ बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती हैं। ठीक है, इस शैली में निर्मित मूर्तियों का निर्माण मुख्यतः काले, नीले व हरे स्लेटी पत्थरों से किया जाता है। काले, नीले व हरे स्लेटी पत्थरों से किया जाता है। ठीक है, इस शैली में निर्मित मूर्तियों में आध्यात्मिकता कम और भौतिकता आडंबर अधिक दिखाई देते हैं। देखो, भौतिकता अधिक है, यहाँ आडंबर अधिक है। किसमें? गांधार कला में। ये अंतर आपसे पूछ सकते हैं मेंस के दृष्टिकोण से, तो ये पॉइंट बहुत अच्छे हैं। आगे चलते हैं मथुरा कला शैली के अंदर। इस कला शैली का जन्म कनिष्क के समय मथुरा में हुआ था। कब? कनिष्क के समय मथुरा में था। और मथुरा के कला शैली भी कह सकते हैं इसको, मथुरा कला शैली भी कह देते हैं इसको। ठीक है, इस शैली में बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म तीनों धर्मों से संबंधित मूर्तियां बनाई जाती हैं। अब यहाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, मथुरा कला निम्नलिखित में कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध से, जैन से और हिंदू तीनों से। गांधार बौद्ध धर्म। ठीक है, इस शैली में निर्मित मूर्तियों का निर्माण मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। लाल बलुआ पत्थर से बुद्ध की प्रथम मूर्ति के निर्माण का श्रेय पहली शताब्दी में मथुरा कला शैली में ही को दिया जाता है। इस शैली में निर्मित मूर्तियों में आध्यात्मिकता अधिक है और भौतिकता आडंबर कम दिखाई देते हैं। मथुरा कला में अधिक भौतिकता कम और आध्यात्मिकता अधिक दिखाई देती है। ठीक है, ये आपको बात होगी मूर्तिकला शैली की। अब हम चलते हैं कनिष्ककालीन साहित्य और वास्तुकला की बात करते हैं थोड़ी। कुषाण ने सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए थे। ये मैंने आपको पहले ही बता दें, यूनानियों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। उसके बाद में कुषाणों ने शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए थे। शुद्ध स्वर्ण सिक्के। ठीक है, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। अब देखो, बामियान खड़ी हुई बौद्ध प्रतिमा है। कश्मीर में कनिष्क नामक नगर बसाया था। कनिष्क के समय के विद्वान कौन कौन से थे? कनिष्क के समय कुछ विद्वान थे, उनके नाम देख लो। एक तो चरक थे, ये क्या थे? राजवेद थे। कनिष्क के राजवेद थे और इन्होंने पुस्तक लिखी थी चरक संहिता। अश्वघोष थे, ये राजकवि थे इसके, और इन्होंने बुद्धचरित बौद्ध धर्म की रामायण और सौंदरानंदन संस्कृत भाषा में लिखी थी। वसुमित्र थे जो महाविभाषी सूत्र लिखते हैं। प्रधान पुरोहित थे इनके, संरक्षक। उसके बाद में आगे चलते हैं, नागार्जुन थे, बात का आइंस्टीन भी कहा जाता है इनको। और नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र नागार्जुन का सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। शून्यवाद और प्रज्ञापारमिता ये इन्हीं की थ्योरी थी, सापेक्षतावाद के सिद्धांत। वात्स्यायन, इन्होंने कामसूत्र लिखी थी, कामसूत्र। ठीक है, ये इनके कुछ विद्वान थे। तो ये विद्वान पूछे जा सकते हैं कि ये किस शासक के समकालीन थे। अब आगे चलते हैं। और रेशम मार्ग पर नियंत्रण था इनका। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले प्रथम वंश थे कुषाण। ठीक है, कुषाणों द्वारा जारी सर्वाधिक सिक्के किसके थे? तांबे के। अब फिर कंफ्यूज होगा आपको। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के यूनानियों ने, और सबसे पहले सोने के सिक्के यूनानियों ने चलाए। ठीक है, सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए, लेकिन इनकी मात्रा अधिक नहीं थी। मात्रा अधिक नहीं थी। सबसे ज़्यादा
सिक्के चलाए थे किसे, कुषाणों ने, किसके, तांबे के। तांबे के सिक्के ज़्यादा चलाए थे, लेकिन सोने के सिक्के जितने भी चलाए वो शुद्ध चलाए थे। ठीक है। अंतिम शासक इनका कौन था? वसुदेव था। अंतिम शासक कौन था? वसुदेव था इनका। अब थोड़ा सा मौर्योत्तरकालीन व्यवस्था से जुड़े कुछ मुख्य तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं। कुषाण के काल में ईंट के कुओं का निर्माण हुआ था। शक और कुषाण शासकों ने भारत में अश्व सेना को बेहतर बनाया था, घोड़े की जो सेना थी उसको बेहतर बनाया था। भारत को मध्य एशिया के अल्ताई पहाड़ों से प्रचुर मात्रा में सोना प्राप्त होता था तथा जिसका प्रयोग कुषाणों ने सिक्कों के निर्माण के लिए किया था। कुषाण काल में भारत में बाल विवाह प्रथा का प्रचलन हुआ। ठीक है। मौर्य उत्तर काल के राजाओं ने देवताओं के सिद्धांत का प्रारंभ किया था। कुषाण शासक देवपुत्र कहलाते थे, उन्हें चीन के राजा से सीखा था, क्योंकि उन्होंने देवता की उपाधि धारण करने की शुरुआत की थी और ये परंपरा चीन से आई थी। उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण नगर था, क्योंकि क्षिप्रा नदी से प्रचुर मात्रा में गोमेद और इंद्र गोपत पत्थरों की प्राप्ति होती थी। और थोड़ा आगे चलें तो संगम काल की बात कर लें। ये संगम काल की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो इसको समझो, संगम काल है क्या, आपको ये कंफ्यूज करेगा तो मैं क्लियर कर देता हूँ। संगम काल होता क्या है? मौर्योत्तर काल के अंदर दो शाखाएं हैं, एक तो विदेशी और एक स्थानीय। स्थानीय के अंदर मैंने आपको बता दिए थे कौन कौन थे। पुष्यमित्र सिंह से शुरुआत होती है शुंग वंश की, उसके बाद में कर्ण वंश आता है और फिर सातवाहन वंश आता है। ठीक है, ये आते हैं। और विदेशी आक्रमण करने वाले जो वंश थे वो कौन थे? हिंदू यूनानी, शक, पार्थिया, पहलव और कुषाण थे। ठीक है। अब इन्हीं के समकालीन इनका जो क्षेत्र था, विदेशियों का क्षेत्र तो था पश्चिमी भारत या मध्य भारत, और इनका जो स्थानीय शासक थे इनका क्षेत्र था महाराष्ट्र के आसपास और बिहार के पाटलिपुत्र के आसपास, ये क्षेत्र था। ठीक है। अब बच गया दक्षिण भारत। तो इनके समकालीन दक्षिण भारत के अंदर तीन शासन थे, तीन वंशों के शासन थे। उसके अंदर तीन कौन कौन से थे? पांडे थे, चोल थे और चेर थे। चोल, चेर, पांडे ये थे। अब इनको क्या, इन्हीं के टाइम पे संगम साहित्य की रचना हुई थी। इन्हीं के टाइम पे संगम साहित्य की रचना हुई थी। ठीक है। अब इस वजह से इन तीनों को क्या कहते हैं? संगम काल कहते थे। इन तीनों के काल को संगम काल कहते हैं। समझ में आ गई बात? संगम काल है क्या? संगम क्या होता है? संगम का मतलब यहीं से देख लो आप, एक परिषद है, सम्मेलन है, लेखकों का सम्मेलन है, जिसके अंदर वो मिलते थे, बैठते थे और साहित्य की रचना करते थे। ठीक है। और इस संगम सम्मेलन का नाम है संगम, इसी वजह से इसको संगम साहित्य कहा गया है। और इस संगम साहित्य से हमें किसकी जानकारी मिलती है? चेर, चोल, पांडे। किसकी जानकारी? चेर, चोल, पांडे, ये तीन राज्य थे, इनकी जानकारी मिलती है। देखो यहाँ पांडे है, ये वाला क्षेत्र था पांड्यों का, ये वाला चोल का था, ये किसका था? चोल का था। और ये वाला जो इधर है केरल वाला, ये किसका था? चेर का था। ठीक है। तीन संगमों का आयोजन पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ था। ये तीन संगमों का आयोजन हुआ था, तीन सम्मेलन बुलाए गए थे और वो पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुए थे। संगम साहित्य 9 खंडों में विभाजित है। ये जो पूरा संगम साहित्य है ये क्या है? 9 खंडों में विभाजित है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसकी जो 3 संगम हुए थे उनकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो प्रथम संगम हुआ था मदुरा में, और ये अभी मदुरा क्या समुद्र में विलीन होगा, मतलब तट पे था, समुद्र में विलीन हो गया। और इस समय जो अध्यक्ष था, इस संगम के अध्यक्ष था कौन था? अगस्त्य था, ऋषि अगस्त्य था। ठीक है। इन्होंने इस टाइम पे कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ संकलित किए थे और उन ग्रंथों के नाम है, लेकिन इनमें से कोई भी ग्रंथ अभी उपलब्ध नहीं है। दूसरा जो संगम हुआ था वो हुआ था कपाटपुरम में, ये भी समुद्र में विलीन है। इसकी भी अध्यक्षता किसने की थी? अगस्त्य ने की थी। और तोलकापियम तमिल का व्याकरण ग्रंथ है, इसकी रचना की थी तोलकापियर ने की थी इस टाइम पे। ठीक है। तीसरा जो संगम हुआ था वो हुआ था मदुरा में, और इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं नक्कीरर। और इस टाइम पे जो ग्रंथ थे वो ये ग्रंथ थे, कुत्थो वीरी पेरी, आप देख लेना, कोई काम के नहीं। तोलकापियम आपको याद रखना पड़ेगा, समझ गए बात। और एक अगस्त्य ऋषि अध्यक्षता कर रहे हैं प्रथम की और द्वितीय की, तीसरे की नक्कीरर कर रहे हैं, इसको देख लेना। आगे चलते हैं, कुछ तथ्य हैं इनके बारे में बात करते हैं। अगस्त्य ऋषि को ही दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रसार का श्रेय, अगस्त्य ऋषि वही है जिन्होंने प्रथम और द्वितीय संगम की अध्यक्षता की है। ठीक है। इसका श्रेय दिया जाता है किसका? आर्य संस्कृति के प्रसार का श्रेय दिया जाता है दक्षिण भारत में। तमिल भाषा में प्रथम ग्रंथ अगत्तियम के प्रवणता भी इन्हें ही माना जाता है। तोलकापियर द्वारा रचित ग्रंथ है। तीसरे संगम में रचित 8 संग्रहण ग्रंथों में संकलित है, जिसमें एतुगोत्री कहते हैं। तमिल ग्रंथों में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था।
ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में वेलर वर्ग का स्थान और तथा मुख्य पेशा कृषि कर्म था। इनका मुख्य जो पेशा था वो कृषि कर्म था। आगे चलते हैं थोड़ा सा। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा जाता था। ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्यापारी वर्ग को क्या कहते थे? वेनिगर कहा जाता था। संगमकालीन कुछ अन्य वर्ग थे, जैसे पुलेयन वर्ग था। ये किसका था? दस्तकारों का एक वर्ग था जो रस्सी तथा पशुचर्म के सहायता से चारपाई व चटाई बनाने का कार्य करता था। ठीक है, पशुचर्म से, पशु की चमड़ी से और रस्सी से ये चारपाई और चटाई बनाने का काम करता था पुलेयन। फिर एनियर थे, ये शिकारी जाति थी, एक शिकारियों की जाति होती थी। और ये मलवर थे, ये लूटपाट करने वाली जाति थी। मलवर क्या थी? लूटपाट करने वाली जाति थी। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनको देख लेना आप। वेनिगर, पुलियन, एनियर, मलवर क्या थे? संघ काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। और संगम साहित्य में पता चलता है कि समाज निम्न वर्ग की महिलाओं की मुख्य खेती का कार्य क्या करती थी? इन्हें कड़ेश्वर कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो थोड़ा सा और, कोरोमंडल तट पर पुदुचेरी में 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिक्युमेडु चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 में हुई यहाँ की खुदाई में एक विशाल रोम बस्ती का पता चलता है। ठीक है, संगम काल में मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सारे बड़े जहाज़ों के से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी थी। और तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। कालांतर में उसका नाम सुब्रह्मण्य हो गया था। यहाँ हमारा ये काम कंप्लीट होता है, संगम साहित्य कंप्लीट हो जाता है और मौर्योत्तर काल भी हमारा खत्म होता है। अब इसके बाद में हम गुप्त साम्राज्य की पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे लेकिन। ठीक है, अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो एक बार फिर आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। धन्यवाद।